नमस्कार बच्चों, वेलकम। आपकी इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म डियर लर्नर्स पर सभी छात्र छात्राओं को बहुत ही ज़्यादा प्यार से अभिनंदन है। आप सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार है, गुड इवनिंग है। और चलते हैं आज की बहुत ही सुंदर सी क्लास में। प्यारे बच्चे, आपने जैसा कि पिछली क्लास में देखा था, हम उपसर्ग को डिस्कस कर रहे थे, हम उपसर्ग की पढ़ाई कर रहे थे। और मैंने कहा था कि ये जो उपसर्ग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और आपने भी इस पे अपनी सहमति जताई थी। मैं आज आपको बताता हूँ, मैंने उन उपसर्गों को लिया है। बाकी अब तो समझ ही जाएंगे कि अगर किसी के पहले अति लगा है, अधि लगा है, अनु लगा है, जितने भी 22 प्रकार के जो संस्कृत भाषा के उपसर्ग से कर मैंने अपनी बात को समाप्त किया था संस्कृत भाषा या तत्सम भाषा के उपसर्गों से, जो कि होते हैं 22 प्रकार के। मैंने कहा था 8, 4, 4, 2, 2 और 2 के फॉर्म में आपको पढ़ना था। मैंने कहा था इनको जब आप याद कर लेंगे तब आप आगे चलने में समर्थ हो पाएंगे। तो प्यारे बच्चे, कुछ इसमें ऐसे हैं जो यण संधि से जुड़ जाते हैं और इनमें थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि कैसे आप कहेंगे कि जैसे अत्यल्प है, अत्यंत है, अत्यावश्यक है या अत्यधिक है। इसमें आप अति उपसर्ग कैसे कह पाएंगे, कैसे जुड़ जाते हैं। तो उन चीज़ों को मैं थोड़ा सा लेकर के आया हूँ आपके सामने। आप इनको देखें और आराम से अपने एग्जाम में करने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। बस शुरुआत करने के पहले एक छोटी सी गुजारिश है, जितने भी लोग उपस्थित हो गए हैं वो सभी अपने प्यारे से अंगूठे को, अपनी प्यारी सी उंगलियों को कहाँ पर ले जाएं, लाइक बटन पर ले जाएं। और अगर जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि क्लास सुचारू रूप से आगे चले, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से आगे चलती रहें डियर लर्नर्स की। और डियर लर्नर्स हमेशा आपको सपोर्ट करता रहे, ऐसे ही हम लोगों से या हमारे जैसे लोगों से यूं ही आपको शिक्षित कराता रहे या करता रहे। चलिए हम शुरू करते हैं आज की बहुत प्यारी सी क्लास को। ये देखो, मैंने कहा था कि जो संस्कृत के जो 8 होते हैं उसमें मैंने कहा था अति होता है, अधि होता है, अप, अभि, अप ऐसे होता है, औ होता है, आ होता है। मैंने आधी बातें आपको बताई थी। उसमें कुछ जो विशेष प्रकार के जो उपसर्ग होते हैं, जिससे विशेष प्रकार के शब्द होते हैं, इनमें ये उपसर्ग कैसे हैं ये समझिएगा। जैसे कि अगर हम बात करें अति उपसर्ग की, हम बात कर रहे हैं, तो अगर अत्यधिक कभी आ गया तो आप कहेंगे इसमें तुमको अति दिखाई नहीं दे रहा है भाई। जैसे कि देखो, अगर हम बात करें अधि, तो अधिकार में अधि और कार लिखा हुआ है। अधिष्ठाता में अधि, अधि यानी यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है कि भैया अधि है, यहाँ पर भी अधि है, यानी यहाँ तो उपसर्ग जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर कैसे जुड़ा हुआ है। तो प्यारे बच्चे, कभी कभी क्या होता है कि हमने कहा था कि इसमें संधि का नियम लागू भी होता है। याद करिए, उपसर्गों में संधि का नियम लागू भी होता है और नहीं भी होता है। समास का नियम लागू भी होता है, लेकिन लागू ही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। वही बात यहाँ पर है। जैसे देखो, ये कैसे जुड़ा है, तो यहाँ पर अगर इसको हम करना चाहें तो ये लिखा हुआ है अति और धन अधिक, ये ऐसे लिखा हुआ था, तब लिखा हुआ था, तब यहाँ पर दिख रहा था कि ये क्या है, तो अति उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन हमारे पास एक संधि होती है जो कि मैंने आपको पढ़ा रखी, जिसको कहते हैं यण संधि। यण संधि कहती है कि अगर कभी भी ई के बाद कोई असमान स्वर आता है, अगर कभी भी ई के बाद कोई असमान स्वर आता है, तो वो जो ई है वो कहाँ कहे में बदल जाता है, तो या में बदल जाता है। ठीक है, तो वही क्या किया गया, ई को बदल दिया गया या में, और इस आ, ये जो आ है, जब हमने या में बदल दिया, इस आ को यहाँ पर मात्रा लगा दी, ये बचा आधा था, तो आधा था आ गया और अधिक आगे लिखा हुआ है। ऐसे भी यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो आप कहोगे इसमें लिखा हुआ है अति धन अल्प, अति धन अल्प। क्या है, छोटी ई के बाद जब आ आया तो ये बन गया या, वही लिखा हुआ अत्यल्प। अब जैसे छोटी के बाद जब असमान स्वर आएगा तो छोटी ई का या हो जाता है, तभी यहाँ पर छोटी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे अगर इसकी बात करें तो ये लिखा हुआ है अति धन अंत। आपसे पूछ लिया जाएगा, बताइए कि निम्न, जैसे कि आपको दे दिया गया अत्यल्प लेकर के आ गया, कहा जाएगा बताओ इसमें मूल शब्द कौन सा है, तो आप कहेंगे मूल शब्द है अल्प। इसमें कहा जाए मूल शब्द क्या है, आप कहेंगे अंत। इसमें कहा जाए मूल शब्द क्या है, आप कहेंगे अधिक। ठीक है प्यारे बच्चे, आप कहेंगे जी हाँ। जैसे अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि बताओ यहाँ पर मूल शब्द क्या है, अगर पूछा जाए कि बताओ उपसर्ग कौन सा है, आप कहेंगे अति उपसर्ग, क्योंकि ये लिखा हुआ है अति और प्लस आवश्यक। क्या लिखा हुआ है, अति धन आवश्यक। तो ई के बाद जब असमान स्वर आया तो या बन गया है, इसे लिखा अत्यावश्यक। तो आवश्यक क्या है, मूल शब्द है, अति क्या है, उपसर्ग है। तो यहाँ पर ये देखो उपसर्ग अति दिखाई देने लगा, अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था।
तो ये क्या है, यहाँ पर संधि हो गई है और कहीं कहीं संधि नहीं भी होती है। वही सेम का यहाँ पर भी हुआ है, ये लिखा हुआ था अधिधन अच्छ, क्या लिखा हुआ था, तो प्यारे बच्चे लिखा था अधि और प्लस अच्छ लिखा हुआ था। और वहीं पर सेम वही चीज़ यहाँ पर भी हुई है कि जैसे ही छोटी ई के बाद असमान स्वर हुआ तो छोटी ई काहे में बन गई, तो आप कहेंगे बन गई या में, और ये क्या बन गया, आधा बचा। भाई किसी भी अगर कोई स्वर है, जब उससे कोई भी व्यंजन है, इससे अगर कोई भी स्वर हट जाएगा तो कैसा हो जाएगा, तो आप कहेंगे आधा हो जाएगा। तो यहाँ भी ऐसे ही है। ऐसे अध्यादेश में क्या है, अधिधन आदेश। अधिकार में तो आपको दिख रहा है अधि, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है। अधिष्ठाता में अधि दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पर अधि नामक उपसर्ग लगा हुआ है। ऐसे देखो अनु लिखा हुआ है, ये लिखा अन्वेषण, तो ये रहा क्या है, ये रहा है अनु और धन ईषण, ये था। फिर से जाइए यण संधि में, यण संधि कहता है अगर ऊ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ऊ का वा हो जाता है, तो ऊ का हो गया वा, ना कैसा बचा आधा, और ये वाला एक ही मात्रा यहाँ पर हो गया तो हो गया अन्वेषण। समझ गए। ऐसे लिखा अन्वीक्षक, तो ये होता है अनु और प्लस आप कहेंगे ईक्षक, तो हो जाता है अन्वीक्षक। फिर से आप यण संधि का नियम याद रखें कि ऊ के बाद अगर कोई असमान स्वर आया तो ऊ हो गया वा में, ये बच गया आधा, बड़ी ई यहाँ से आ गई, बन गया। तो बताओ अन्वेषण में और अन्वीक्षक में कौन सा उपसर्ग है, तो आप कहेंगे कि ये भैया अनु उपसर्ग है। बाकी यहाँ पर अनुमान में लिखा हुआ है और अनुभव में लिखा हुआ है। ठीक है बात। आगे आ जाइए। अपयस जैसे है, तो यहाँ पर अप जैसे यहाँ पर कोई भी संधि का नियम लागू नहीं होता है, बल्कि ये सब के सब कैसे जुड़े हैं, योग के नियम से जुड़े हैं, तो यहाँ पर लागू नहीं हुआ। तो ये देखो अप लिखा है, ये भी अप है, ये भी अप है, यहाँ पहचान जाएंगे। अपि तो अपितु, अपिहित और अपिधान, तो अपि लिखा हुआ है। अभिमान में देखो ये है, और बस ये थोड़ा सा अलग, अभ्यर्थी लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ था अभि और धन अर्थी। जैसे ही ई के बाद आ आया या ई के बाद जैसे असमान स्वर आया तो छोटी ई बन गया या में, ये बच गया आधा, छोटा इसके ऊपर लग गया थी हो गया। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि अभ्यर्थी में बताइए कौन सा उपसर्ग है, तो प्यारे बच्चे आप कहेंगे कौन सा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर अभि उपसर्ग होता है। तो उपसर्गों के मामले में प्यारे बच्चे ये सब कैसे थे, तो ये बड़े विशेष नियम के तहत पर आते थे। इन शब्दों में कुछ विशेष लगता था, इसलिए इनको बताना मैंने बहुत ही आपको आवश्यक समझा और मैंने बताया भी। और यही जो शब्द होते हैं, जैसे कि मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने बहुत बार अत्यधिक, अत्यल्प, अत्यंत, अत्यावश्यक को बहुत बार देखा है। मैंने अध्यक्ष और अध्यादेश को बहुत बार देखा है। मैंने अन्वेषण और अन्वीक्षक को बहुत बार देखा है। मैंने अभ्यर्थी को बहुत बार देखा है। तो हो सकता है कि इन्हीं में से कोई शब्द आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए, और नहीं मिलता है तब भी कोई चिंता की बात नहीं, मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम आगे की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। चलिए करिए जल्दी से। ठीक है, अब उसके बाद में देखो मैं 22 में सिर्फ उन्हीं की चर्चा की जाएगी जिनमें मुझे लगता है कि कुछ विशेष शब्द आता है। ठीक है, बाकी आप देख करके जान जाएंगे, इनके शुरुआत में लिखा होगा। ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो भी शब्द है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो सुनो। अब अगर हम अगली चर्चा करते हैं तो एक हमारे पास में उपसर्ग है जिसका नाम है परि। ठीक है, नाम ऐसे डाल देते हैं नंबर एक हमारे पास में परि। तो परि उपसर्ग है, इसके केस में या इसके संदर्भ में कुछ विशेष शब्द बनते हैं। जैसे कौन कौन से, एक शब्द बनता है पर्यावरण, एक शब्द ये बनता है। एक शब्द बनता है पर्याय, एक शब्द बनता है पर्यावसान। अब मान लीजिए कभी आपसे ये शब्द पूछे गए, आपसे पूछा गया बताओ इसमें कौन सा उपसर्ग है। अब आप सोचेंगे इसमें कौन सा उपसर्ग है, इसमें तो कोई उपसर्ग हमको नहीं दिख रहा। इसमें उपसर्ग है, क्योंकि पर्यावरण जो लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है पर्यावरण, पर्यावसान और पर्याय। तो यहां पर क्या है, तो ये लिखा हुआ है परि और धन आवरण। मैं आपको सिखाता हूं, फिर से यण संधि में आइए। पूरे के पूरे उपसर्ग को पढ़ते समय आपको यण संधि कभी भी नहीं भूलनी है, क्योंकि जहां पर गड़बड़ होगा यण संधि के द्वारा ही होगा। तो आपने देखा कि यहां पर क्या है, छोटी ई,
और छोटी के बाद क्या है, देखो हमेशा याद रखिएगा ये ऐसे लिखा हुआ है। लोग सोच बैठते हैं कि सर जी रा बाद में है, अरे रा बाद में नहीं होता है। किसी भी अगर व्यंजन पर कोई मात्रा लगी हुई है तो मात्रा यानी जो स्वर है वो बाद में आएगा। और व्यंजन आप क्या करते हैं, आप परी ई पढ़ते हैं कि प ई री पढ़ते हैं, तो परी ई व परी ई, परी माने पर और ई, तो बताओ लास्ट में ई है कि लास्ट में ला है। याद रखिएगा अगर किसी पर भी कोई भी मात्रा अगर लगी होती है तो हर हमेशा वो मात्रा उसके पीछे आती है, ना कि उसके आगे आती है। ये बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए। तो यहाँ पर क्या था, तो छोटी ई थी, तो इसमें गड़बड़ न करना। जैसे ही इसने देखा कि छोटी और उसके बाद असमान स्वर आया है तो इसने क्या बना लिया, या बना लिया। अब ये क्या बच गया, आधा बच गया, तो आधा उड़ंती में चला गया, ऐसे हो गया, वर्ण हो गया और आगे ये हो गया। तो अगर पूछा जाए बताओ पर्यावरण में संधि, तो संधि भी आप सीख गए कि यण संधि है। और दूसरी बात आप ये भी सीख गए कि पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है, तो आपने कह दिया कि ये परि उपसर्ग से मिलकर के बना हुआ है। अगर बात करें पर्याय की तो ये होता है परि और धन आय बराबर पर्याय। तो इसमें भी कौन सा है, परि उपसर्ग है। पर्यावसान में परि और धन अवसान, तो यहाँ पर भी कौन सा उपसर्ग है, तो प्यारे बच्चे आप कहेंगे यहाँ पर भी परि उपसर्ग है। तो इसमें भी कुछ विशेष चीज़ें बन जाती, इसलिए आप इनको याद रखिएगा। ठीक है बात। अच्छा, अब देखो क्या होता है कि एक हमारे पास जो उपसर्ग उपस्थित है उसका नाम है 8वें नंबर में उद उपसर्ग। ठीक, अब देखो जब मैंने व्यंजन संधि पढ़ाई थी तो मैंने आपको एक दा का नियम भी बताया था। तो दा के नियम से कैसे बनता है, सबसे पहले मैं इसके शब्द लिखता हूं कि आपसे पूछा कैसे जाएगा। आपसे पहले बच्चे पूछा जाएगा बताओ उत्पादन में कौन सा उपसर्ग है, बताइए उत्खनन में कौन सा उपसर्ग है, बताइए उत्पत्ति में कौन सा उपसर्ग है, बताइए उत्कोच में कौन सा उपसर्ग है। अब देखो यहाँ पर सब में आपको ता 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 दिखाई दे रहा है, दा तो कहीं दिखाई दे ही नहीं रहा। जैसे यहाँ पर परि शब्द दिखाई दे ही नहीं रहा था। तो व्यंजन संधि का एक नियम होता है कि अगर दा के बाद, ध्यान से सुन लेना, मैं संधि नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ये जो ता है ये दा लिखा हुआ है और संधि के चक्कर में बदल गया है। तो एक नियम होता है कि अगर कभी भी दा के बाद क्या मिल जाए, तो आप कहेंगे अगर कभी भी दा के बाद का खा, ता था, पा फा एवं अगर कभी भी ये शब्द मिल जाए तो इस दा को हम ता में बदल देते हैं। ठीक, ये नियम काहे में है, तो आप कहेंगे ये नियम लिखा हुआ है व्यंजन संधि में। यहाँ पर जरा देखिए, ये इसका अगर हम कहेंगे इसका संधि विच्छेद करो तो आप कहोगे उद धन पादन। इसका कहें तो आप कहोगे उद धन खनन। इसका कहें तो आप कहोगे उद प्लस पत्ती। ऐसा कहें तो आप कहोगे उद प्लस कोच। अब सब में देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, दा 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 है, आप कहेंगे बिल्कुल हाँ है। और यहाँ पर दा के बाद में पा आया है इस लाइन में, खा है इस लाइन में, पा है, का है। तो बताओ ये जो दा है ये काहे में बदल जाएगा, तो ता में बदल जाएगा। तो ये जो ऊपर प्यारे बच्चे लिखा हुआ है ये इसका सम्मिलित रूप लिखा हुआ है, सम्मिलित रूप लिखा हुआ है। तो पूछा जाए बताइए कि उत्पत्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्यारे बच्चे क्या बताओगे, तो आप बताओगे कि इसमें कौन सा है उपसर्ग, तो आप कहोगे इसमें उद उपसर्ग होता है। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद रखिएगा, मैं इसीलिए आपको कुछ कुछ बातें इसलिए बता रहा हूँ, लोग यहीं से छोड़ देते हैं इसको कि अरे ठीक है हो गया उपसर्ग, बवाल नहीं। देखिए कोई भी काम करना है तो अच्छे से करना है ताकि आपके हित में हो, किसी चीज़ को हमको टालना नहीं है। भले क्लास 2 की 3 लेनी पड़े, हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमारे पास में एक हमारे पास उपसर्ग होता है जो कि आपने पढ़ा है सम, पढ़ा है सु और सम। अगर कहीं भी सम उपसर्ग लगा हुआ तो देखो शब्द कैसे आएंगे, शब्द आएंगे संकर, शब्द आएगा संभव, शब्द आएगा संभावना, ठीक है, शब्द आएगा संहार, शब्द आएगा संयोग। आपसे पूछा जाएगा बताओ
संकर में संकर में कौन सा उपसर्ग है, संभव में कौन सा उपसर्ग है, संभावना में। अगर कहीं भी आपको प्रथम अक्षर के ऊपर अगर बिंदी लगी हुई मिल जाए तो समझ जाना कि वो सम उपसर्ग है, तभी यहाँ पर माँ में हलंत लगा होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दा में हलंत लगा होता है, ऐसे यहाँ पर माँ में हलंत, क्योंकि भैया संस्कृत भाषा के हैं और संस्कृत भाषा में हलंत का बहुत ज़्यादा लेना देना है। तो यहाँ पर सब में क्या है, तो एक देखो संधि भी होती है, जो व्यंजन संधि होती है उसमें नियम होता है कि अगर कभी भी प्लस की चिन्ह के पहले, जैसे देखो इसका मैं करता हूँ समधन कर, तो नियम होता है कि अगर प्रथम पद के आखिर में हलंत माँ मिल जाए और इसके बाद में माँ को छोड़ करके कोई भी शब्द, कोई भी वर्ण आ जाए, कोई भी व्यंजन आ जाए, माँ मिल जाए शुरुआत में और माँ को छोड़कर, यहाँ पर माँ नहीं आना चाहिए, उसके बाद में कोई भी व्यंजन आ जाए तो इस माँ को इसी में अनुस्वार कर देते हैं। तो बताओ यहाँ पर कौन सा उपसर्ग, यहाँ पर कौन सा उपसर्ग, सम उपसर्ग, यहाँ पर भी सम, यहाँ पर भी सम और यहाँ पर भी सम। अब यहाँ पर कौन से आएंगे, तो सम वाले सारे के सारे चले आएंगे। बताइए कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है आपको, तो आप कहेंगे नहीं सर जी कोई भी दिक्कत परेशानी हमें नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऐसे भैया होता है। तो ये होते हैं, हम 9 ही बताएं, 22 होते हैं, बाकी सब आपको खुले रूप में दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि विज्ञान लिखा हो तो वी होता है उसमें, अगर लिखा है निरोध तो उसमें अवरोध यानी नी होता है, निरोग लिखा है नी होता है तो नी होता है, निदान मन नी होता है, बाकी तो इसमें नहीं होता है। तो एक बार इनको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि आप सब लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश यहाँ पर आपको कर रहा था। ठीक है, बढ़िया बात, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा जो कंटेंट है बहुत ही अच्छा है। उपसर्ग में भी आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब हम इसके आगे चलेंगे। पहले भैया हम बात करेंगे संस्कृत भाषा की जगह हिंदी भाषा के। ठीक है, देखो और यहाँ पर इसको भी हटा देते हैं क्योंकि 22 तो नहीं होते हैं, ये इनकी संख्या फिक्स नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब हो जाएगा कि चाहे आप कह दो देसी भाषा के या आप कह दो हिंदी भाषा के उपसर्ग, कितनी संख्या होती है हमें फिक्स नहीं है और ना ही किसी भी किताब में आपको कभी भी फिक्स मिल सकती है, क्योंकि अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग होती है, तो कोई फिक्स नहीं है। तो इसमें होते कौन कौन से हैं, देखिए कौन कौन से होते हैं। अब देखो ये क्या होते हैं कि संस्कृत वालों के बहुत ज़्यादा नियरेस्ट होते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इनको और ध्यान से पढ़ते हैं। जैसे देखिए, जैसे वहाँ पर क्या था, संस्कृत में बड़ा आ था, आ बड़ा आ, यहाँ पर क्या होता है छोटा आ होता है। वहाँ पर अदि थी, यहाँ पर अध होता है। वहाँ पर क्या था, तो आप कहेंगे वहाँ पर क्या था, तो वहाँ पर उन था, वहाँ पर क्या था अनु था, और यहाँ पर क्या होगा अन होगा। देखो वहाँ पर क्या था अनु और यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर प्यारे भैया अन होगा। और क्या होगा, तो नी होगा, वी होगा, पर भी यहाँ पर होगा। वहाँ पर परी था, यहाँ पर पर है। वहाँ पर परा था, प्र प्रति परा परी, यहाँ पर पर है। वहाँ पर भी नी था, यहाँ पर भी नी है। और उसके बाद में क्या क्या और हो सकते हैं उसके सिमिलर, तो देखिए फिर और उसके सिमिलर हो सकते हैं। ऊ है, क्या है, ऊ है, औ है, उन है। वहाँ पर क्या था उप था, यहाँ पर क्या है उन है। वहाँ पर उद था, यहाँ पर क्या है उन है। फिर इसमें होता है बिन, फिर होता है सम, फिर होता है भर, फिर होता है ती, चौ और पच, डर डर डर। यानी आप ये कह सकते हैं कि वे उपसर्ग जो संस्कृत में नहीं आते हैं काफ़ी हद तक आप हिंदी में देखने के लिए पाएंगे, बशर्ते आपको विदेशी भाषा के उपसर्गों का अगर नॉलेज है तो। विदेशी भाषा अगर आप उपसर्ग जानते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या है कि ये सब जो शब्द होते हैं ये आपको खुला खुला दूर से दिखाई देंगे। जैसे दिन भर, भर पेट हैं, भर आँख, ऐसे पर भी दिखाई पड़ेंगे, नी भी दिखाई पड़ेगा। तो ये जो हैं आपको सिर्फ एक बार नज़र मार लेनी है किन में जो हिंदी के काफ़ी नज़दीक हैं। जैसे आ है तो उसमें बड़ा आ है, इसमें छोटा आ है। यहाँ पर अध है, वहाँ पर अधि है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। वहाँ पर अनु है, यहाँ पर क्या है अन है। वहाँ पर प्रा प्रति परा परी है और यहाँ पर क्या है केवल पर है।
ठीक है, वहाँ पर उद है और उप है, यहाँ पर अन है, ठीक है, और बाकी सब अलग अलग हैं इसके। तो इन 3-4 चीज़ों पर 1 2 3 4 और 5 और ऊ यहाँ पर है ही, इनमें बस आपको थोड़ा सा फोकस कर लेना है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, बाकी उसी के जैसे हैं। ठीक है भाई, आपने कहा ठीक है, तो ये याद रखेंगे सभी लोग, तो आपका बिल्कुल याद रखेंगे। आपसे ये कंफ्यूज करेगा निम्न में से बताइए संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, इसीलिए मैंने पढ़ाने के पहले ही आपको बोल दिया था कि प्यारे बच्चे अगर उपसर्गों में अच्छी पकड़ बनानी है तो सबसे पहले आप संस्कृत भाषा के उपसर्गों को याद करिए। अगर वो आपको याद हैं तो कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, हिंदी की ये हैं। अब मेन बात आती है कि भैया हमारे अरबी और फारसी विदेशी भाषा वाले कैसे हैं, ज़रा ध्यान सुनिएगा, याद रखेंगे ना। जैसे कि त्रिकोण, तिराहा, चौकोण, बस वही चीज़ें हैं, तो उनमें हिंदी भाषा वाले होते हैं। देखो आगे आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, नहीं किया है तो एक बार पॉज करके इसको नोट कर लें। अब हम बात करेंगे, मतलब हिंदी भाषा वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं होते हैं, और इम्पॉर्टेंट कौन होते हैं, संस्कृत भाषा वाले। हमेशा अभी तक जितने भी प्रश्न आए हैं प्यारे बच्चे, 99% जो प्रश्न आए हैं वो हमेशा संस्कृत भाषा से ही पूछे जाते रहे हैं, इसलिए जब भी कभी ऐसा प्रश्न आए तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है बात, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। सुनिए आगे की बात। अब हम बात करेंगे विदेशी भाषा के, विदेशी भाषा के वही बातें हैं, उपसर्ग है। ठीक है, अब देखो इनको 2 भागों में हम हमेशा से बांट लेते हैं। कौन कौन से 2 भागों में, जरा ध्यान से देखिएगा। 2 भागों में बांटते हैं। पहले हम कह देते हैं, देखो पहले हम कौन कौन शामिल करते हैं, अरबी, फारसी और उर्दू के उपसर्ग, यानी इतनी चीज़ों को हम शामिल कर लेते हैं। अरबी के हों, चाहे फारसी को हों, चाहे उर्दू को हों, उर्दू का विकास भी अरबी फारसी से हुआ है और ये आपस में सम्मिलित सी भाषाएं हैं। और अगले आ जाते हैं आपके अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। ठीक है बात, तो आप सिर्फ इनको जान जाइए, बाकी विदेशी भाषा वाले बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कि कौन कौन से होते हैं, तो होते हैं बा, बे, बिला। शुरू करते हैं हम लोग, बा, बे, बिला, येन, खुश, ला, दर, फी, हम, बा, बे, बिला, एन, खुश, ला, दर, हम, फी, और फिर होते हैं आगे ना, एन, खुश, ऐसे ना, येन तो लिखी गया है, ला, दर, हम, और इसी प्रकार से होते हैं। ठीक है, क्या है, बा इज्जत, बेपरवाह, बिला व्यक्ति, एन मौका, एन वक्त, खुशकिस्मत, खुश नसीब। ठीक है, आगे इसमें क्या आता है, लापरवाह, ला इलाज, और इसमें क्या आता है, दरअसल है, दरकिनार, ऐसे शब्द आते हैं। फी आदमी, फी औरत, ऐसा। हमदर्द, हमराही, हमवतन, और नासमझ, नाजुक, ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर आती रहती हैं। तो ये सब आप दूर से देख करके जान जाएंगे कि प्यारे भैया ये कैसा है, आप कहेंगे विदेशी भाषा का उपसर्ग है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसमें एक चीज़ और जोड़ ली जाती है जिसको हम कहते हैं कम दिमाग, कम उम्र, ऐसी बातें हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, अंग्रेजी में जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, हेड में कौन आता है, हेड मास्टर हैं, हेड इंचार्ज, वाइस प्रिंसिपल। ठीक है, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रधानमंत्री, तो इस टाइप के आ जाते हैं। जैसे कि चीफ जनरल आदि टाइप के। और आप देख कर ही जान जाएंगे कि ये इंग्लिश भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग होते हैं। यानी अब आप देख रहे होंगे कि जैसे ही संस्कृत भाषा के उपसर्गों को मैंने ख़त्म किया, वैसे मैंने एक रफ्तार पकड़ी। क्यों? क्योंकि बाकी जो हैं वो इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने संस्कृत भाषा वाले महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर आपको संस्कृत भाषा वाले याद हैं, मेरा यकीन मानिए आपसे प्रश्न मैं आपको खुद बताता हूं कि 99% प्रश्न हमेशा संस्कृत भाषा से ही पूछा जाता है। आप ऐसा ना समझिए कि मैंने इनको निपटाया है।
आप देख कर बता देंगे कि ये जो शब्द है उर्दू का है, फारसी का है, अरबी का है, और आपसे सिर्फ एक ही बात पूछी जाएगी कि बताओ भैया ये निम्न में से कौन सा संस्कृत भाषा का है और निम्न में से कौन सा हिंदी भाषा का है। इतनी सी बात है यहाँ पर। क्या आप इसको नहीं समझ पाएंगे? अरबी और फारसी उर्दू के बाबे बिला एन खुश दर हम फीस आदि हो जाते हैं, और यहाँ पर हेड, प्राइस, वाइस, चीफ, जर्नल आदि आदि जैसे ही आपको आप खुद सुन करके, देख करके, समझ करके खुद ही पहचान लेंगे कि भैया ये जो है ये अंग्रेजी भाषा का है, ये हिंदी भाषा का नहीं है। इतनी बात हमको आपको बतानी थी। क्या आप जो मैं बता रहा हूँ, क्या आप उस बात से सहमत हैं? क्या आप उस बात तक पहुँच पाए हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। जैसे कि एक पूछ लिया गया था भैया, ज़रा हम आपको बता देते हैं। इसमें एक सब भी आ जाता है, सब इंस्पेक्टर, सब मास्टर, सब भी एक आ जाता है। ठीक है, और भी आते हैं। जैसे पूछ लिया गया था, बताओ कमसिन में कौन सा उपसर्ग है? लोगों ने कहा कि ये तो हमने सुना ही नहीं है। अरे गाने में तो सुना है ना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर कमसिन नाम, कम और सिन तो आगे लगा ही है। ऐसे अगर कहा जाए कमज़ोर, तो ये जो कम शब्द होता है ये क्या है? एक उपसर्ग है। और याद रखिएगा जो कम उपसर्ग है किस भाषा का है? विदेशी भाषा का, और विदेशी भाषा में अरबी फारसी भाषा का उपसर्ग माना जाता है। जैसे कि बहुत सारे लोग कह देते हैं कि हमको एक बात बताइए, जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए भैया, अगर आपसे पहले भैया पूछ लिया जाए कि गैर हाजिर, गैर मैंने क्या लिखा है, क्या यहाँ पर नहीं लिखा है? ज़रा इसमें देखिएगा, इसमें एक शब्द को हम ऐड करेंगे गैर को। जैसे आपसे पूछ लिया जाए प्यारे बच्चे कि गैर हाजिर, तो आप मुझे खुद ही बताइए कि आपको नहीं लग रहा है हाजिर जो होता है वो हिंदी का शब्द ही नहीं होता है? तो अगर गैर हाजिर, हम मेरी गैर हाजिरी में ऐसा काम, तो जो हाजिर होता है, हाजिर जवाब, तो ऐसा मुगल शब्द प्रयोग करते थे जो बात करने में बहुत ही ज़्यादा प्रवीण होता था, जिसको बात करने का बहुत ही ज़्यादा तरीका होता था, उसको कहते थे हाजिर जवाब। कोई आप कुछ भी पूछें वो तुरंत का तुरंत आपको जवाब दे दे, उसको कहते थे हाजिर जवाब। तो यहाँ पर जो गैर है ये कैसा है? अब जब भैया ये उर्दू फारसी का शब्द ही है तो इसके पहले उपसर्ग कैसा लगेगा? तो आप कहेंगे उपसर्ग भी वैसे ही लगेगा, यथा नाम तथा गुण, जैसा पीछे वाला वैसे ही आगे वाला। अरे जो व्यक्ति खराब है उसके साथ 90% पॉसिबिलिटी होती है कि खराब ही व्यक्ति होना चाहिए। जो अच्छे हैं, पढ़ाकू हैं, वो साथ किसका करेंगे? पढ़ने वाले का साथ करेंगे, या अच्छे व्यक्ति का ही संगति करते हैं, साथ करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी समझ लीजिए कि अगर पीछे वाला उर्दू फारसी का है तो ये हिंदी या संस्कृत का उपसर्ग तो ले ही नहीं सकता है ना। ठीक है, तो आप कह देंगे कि ये उपसर्ग कैसा है? फारसी भाषा का है। जैसे ला की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि कहते हैं कि ला इलाज बीमारी है ये, तो इसमें हो जाएगा ला। इस प्रकार से हो जाए। जैसे यहाँ पर अगर बात करें वाइस एडमिरल, जनरल इन चीफ, सब इंस्पेक्टर, सब डिवीज़न, हेड मास्टर, हेड चीफ, ऐसे ऐसे करके अगर आ जाए तो इंग्लिश भाषा का हो जाएगा। और बाकी ये नहीं कहता है कि इंग्लिश का है कि उसका सिर्फ इतना पूछता है निम्न में से संस्कृत भाषा का नहीं है, निम्न में से हिंदी भाषा का नहीं है, निम्न में से विदेशी भाषा का है, आदि यह चीज़ें पूछ के यहाँ से ख़त्म कर देता है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपको ये बातें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा, और बाकी आपको जो शब्द हैं बहुत सारे मिलेंगे। पीछे मैंने शब्द क्यों कराए? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि वो संधि के नियम से जुड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा शब्द आप नहीं पढ़ेंगे जो संधि के नियम से जुड़ रहा हो। दोनों शब्द अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप खुद समझेंगे कि ये मूल शब्द है और इसके पहले हेड को लगा दिया गया है। हेड इंचार्ज, हेड मास्टर, तो इंचार्ज के पहले हेड, मास्टर के पहले हेड, हेड वुमेन तो वुमेन के पहले हेड, तो ऐसे हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हम दर्द, दर्द के पहले हम, भाई हम कोई शब्द थोड़ा ना था। दर्द जो है हिंदी में कहते हैं कष्ट, पीड़ा, और जो दर्द है ये किसका शब्द है? तो आप कहेंगे ये शब्द उर्दू फारसी का है। और जो शब्द खुद उर्दू फारसी का है वो कैसे हिंदी भाषा का उपसर्ग ले सकता है या कैसे संस्कृत भाषा का उपसर्ग ले सकता है? इतनी सी बात है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपको बहुत समझ में आया होगा। अब मैं आपसे अगले वीडियो पर मिलता हूँ। जाने के पहले एक छोटी सी दरख्वास्त रहती है मेरी आपसे, छोटी सी एक विनती रहती है, या आप कहते हैं एक आग्रह भी रहता है, क्योंकि हम आपके अग्रज हैं, हम आपके अग्रगामी हैं। तो एक आग्रह रहता है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरा कहने का मतलब है कि आप शेयर ज़रूर करें ताकि ये जो चीज़ है दूसरों तक भी पहुँचे और उनको भी इसका फ़ायदा मिले। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।